नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, इसके साथ-साथ आपकी पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री के लिए करंट अफ़ेयर्स की तैयारी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही घटना चक्र की आई दृष्टि वाली बुक मार्केट में आएगी, तो उसका पहले मैं थोड़ा-सा अध्ययन करूँगा और उसके बाद में जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, उस बुक में से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से यहाँ से प्रोवाइड कराऊँगा। तो पूरी की पूरी किताब जो कि इतनी छोटी बुक भी नहीं बोल सकते हैं इसको हम, लगभग 200 पेज के आसपास होती है और 200 पेज मैं आपको पूरे के पूरे यहाँ से बताने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि आपको बुक नहीं खरीदनी है, ये गलती मत करिएगा। बुक मार्केट से अगर आपने नहीं खरीदी है तो ज़रूर खरीद लीजिएगा। आप स्क्रीन की तरफ जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझें या ना समझें या इसको देखें या ना देखें, लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो सुनते हुए आप किताब में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको ज़रूर अंडरलाइन या पॉइंट आउट करते चलिएगा, ठीक है? स्क्रीन की तरफ देखने से आपको याद हो या ना हो, लेकिन आप मेरी बात अगर सुनते चलेंगे और किताब को सामने रखेंगे, अपने हाथ में पेन पेपर लेके बैठेंगे, तो ज़रूर चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएँगी और ये किताब अपने आप में बहुत अच्छी किताब है। सबसे पहले एक धन्यवाद देना चाहेंगे घटनाचक्र पब्लिकेशन को कि उन्होंने ये किताब जो है निकाली और इसी किताब से मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम पर ये एक बहुत ही कह सकते हैं की फैक्टर का काम ये किताब करती है, ठीक है? तो बुक ज़रूर लीजिएगा, बिना बुक के इस वीडियो को देखने का आपका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ और बताते चलूँ कि ये जो है 200 पेज हैं और लगभग मैं 30-40 पेज एक बार में कवर करूँगा। 5 से 6 वीडियो में ये पूरी किताब मैं आपको यहाँ से करा दूँगा। इसको अगर आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आप यूपी पीसीएस के कर पाएँगे। इसके अलावा घटना सागर की जो कह सकते हैं वन लाइनर फॉर्म के जो क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। उसकी एक वीडियो और आपको दूँगा जिसमें से पूरा वन लाइनर आपका समाप्त हो जाएगा। तो उन वन लाइनर्स के साथ-साथ में ये वाली जो पूरी सीरीज़ चलेगी इसकी घटना चक्र वाली, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इतने में मुझे उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा और आपके साथ-साथ मेरा भी काम हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है, ये नेशनल पार्टी बन गई है। ये जो बुक है ये आपके करंट के साथ-साथ में इसका कुछ जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी कंप्लीट करते चलती है। तो यहाँ से एक सवाल ये उठता है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है? तो कोई भी पार्टी या कोई भी दल लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के मिनिमम 6% वोट अगर उसको प्राप्त हुए हों या उसने लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हों, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी शर्त ये है कि लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। चुनाव में जितनी भी सीटें हैं, उनका मिनिमम 2% सीट जो हैं, उन पर उस दल ने जीत हासिल की हो, तो भी उसको क्या किया जा सकता है? नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और ये सभी जो 3 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इनमें से कोई एक भी शर्त अगर कोई पार्टी पूरा करती है, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा देते हैं। तीसरी शर्त क्या है कि कोई भी पार्टी 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में उसको मान्यता मिली हुई हो। यानी कोई ऐसी पार्टी जिसको 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा पहले से मिला हुआ है, तो उसको नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है। तो ये हो गया कुछ स्टैटिक पोर्शन इसका। अब 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी, जिसके प्रमुख जो हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका नेशनल पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। वो कौन-कौन सी पार्टी हैं? एक आपकी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये जो पार्टी ऐसी हैं, इनका जो राष्ट्रीय दल का दर्जा इनको पहले मिला हुआ था, इनको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6, ठीक है? यानी नेशनल पार्टी जो आम आदमी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी बनी है और बाकी के कुछ दल ऐसे हैं जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है राष्ट्रीय दल की। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 जो है हाल ही में संपन्न हुए हैं और यहाँ पर जो है ये चीज़ देखनी है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने इस चुनाव में कुल वैध मतों का 12.92% वोट जो है प्राप्त किए हैं आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में, ठीक है? गुजरात विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा की सीटें हैं, वो हैं 182 और 182 में से 5 सीटें जो हैं, वो आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, उसमें पहले से ही उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को 4 स्टेट्स में पहले ही स्टेट पार्टी का दर्जा
प्राप्त हो गया है और उसको अब नेशनल पार्टी का दर्जा भी दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह आप सभी को पता है झाड़ू, और जो राष्ट्रीय दल जो मैं बता रहा था आपको, 6 नेशनल पार्टी अब हो गई हैं, और वो हैं आपकी कांग्रेस है आपकी, एक बीजेपी हो गई आपकी, बीएसपी हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, और इसके अलावा नेशनल पीपल पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये जो पार्टी है नेशनल पार्टी है इंडिया की। दूसरा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की। ये क्या है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? ये जो उत्तरी सीमा वाले जो गांव हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर वाले जो गांव हैं, उनको सुविधाओं से आच्छादित करने से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है। 10 अप्रैल 2023 को इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, और इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथु, ठीक है, वहां पे लॉन्च किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। ये पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है, और इसकी जो अवधि रहेगी, यानी जो मंजूरी इसको मिली है 2022-23 से लेकर के 25-26 के लिए, ठीक है, 22-23 से लेकर के 25-26 के लिए, यानी 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, और इसका जो खर्चा रहेगा, इसको आवंटित किया गया है धन जो है वो 4800 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत 4 राज्य, एक आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। इसमें से ये जो डाटा है नीचे वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया, ठीक है, वो आपको विशेष रूप से याद रखना है, इसकी अवधि याद रखनी है, और इसके साथ साथ में इस पूरे प्रोग्राम के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई आपको याद रखनी है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 समाप्त हो गया है, तो 1 बाय 1 तीनों स्टेट्स के जो निर्वाचन हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी जरूरी चीज़ें हो सकती हैं उनको देखते हैं। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये 3 राज्य कौन कौन से थे? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय यानी अब जो चुनाव समाप्त हुए हैं, तो मेघालय की कौन सी विधानसभा है? ये 11वीं विधानसभा है। अभी जो समाप्त हुई है इसकी अवधि, ये 10वीं विधानसभा थी, जिसका कार्यकाल जो है 15 मार्च 2023 को समाप्त हो गया है। 27 फरवरी 2023 को यहाँ पर जो है एक चरण में चुनाव संपन्न कराए गए। अब यहाँ से जरूरी पॉइंट क्या क्या है वो देख लीजिएगा। जो मेघालय राज्य है उसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आपकी 60 है, याद रखेंगे, ठीक है। मेघालय में इस बार जो वोटिंग हुई है 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव इसमें हुए हैं, वोटिंग हुई है, और एक जो निर्वाचन क्षेत्र है जिसका नाम है सोहियोंग, ठीक है, इसका चुनाव जो था वो क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। तो ये याद रखेंगे। 60 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं मेघालय में, 59 पर वोटिंग हुई, एक जो स्थान था सोहियोंग नाम का, उसका चुनाव जो था वो स्थगित कर दिया गया, ठीक है। मेघालय के, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं मैं जिससे आपको साफ दिखाई दे, मेघालय के पूर्व गृह मंत्री, ठीक है, और यूडीपी यानी यूनाइटेड डेमोक्रेट पार्टी के प्रत्याशी एचडीआर लिंगदोह के निधन के कारण ये जो चुनाव स्थगित किया गया था एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का, तो इसी वजह से किया गया था क्योंकि यहाँ के जो पूर्व गृह मंत्री थे एचडीआर लिंगदोह, इनका जो है निधन हो गया था, इनका स्वर्गवास हो गया था। मेघालय की जो विधानसभा सीटें हैं 60 सीटें, इसमें से 55 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, और एससी के लिए कोई भी सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन में जो मतदान हुआ वो हुआ 86.69%। 2018 में जो चुनाव हुआ था उसकी तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कॉनरेड के संगमा के नेतृत्व वाली जो नेशनल पीपल पार्टी है एनपीपी, ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है, और संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो जो कॉनराड के संगमा है ये मेघालय के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। प्रिस्टोन टाइनसोंग और स्नियावलंग धर ये जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। संगमा जो है वो क्या है, इनका थोड़ा मैं नाम भूल गया था, कॉनरेड के संगमा ये जो है इसके सीएम बने हैं, और विधानसभा अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो थॉमस ए संगमा है।
तो ये देख लीजिएगा, ये प्रमुख चुनाव परिणाम है मेघालय का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि किस पार्टी से जो सीएम बने हैं या कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने में सफल हुई, तो एनपीपी थी, ठीक है, कॉनराड के संगमा वाली पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी। 26 सीटें इसने जीती हैं और कुल मतों का जो डाले गए वोट थे उनका लगभग 31.49% इसने प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर आपकी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी रही है, तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। नागालैंड 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति हुई है और ये जो अगली विधानसभा यहाँ से स्टार्ट हो रही है 14वीं विधानसभा है नागालैंड की। और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या यहाँ पर भी 60 है, जैसे मेघालय में 60 थी, ठीक है, यहाँ पे भी 60 है और 59 सीटें 60 में से एसटी के लिए आरक्षित हैं, यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, यहाँ भी 60 सीटें हैं और 59 के लिए जो है चुनाव कराए गए। अकुलोटो जो निर्वाचन क्षेत्र है, अकुलोटो निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी ये निर्विरोध रूप से विजयी घोषित किए गए थे। तो चुनाव केवल 59 पर हुए, एक जो सीट थी वहाँ से काजेतो किनिमी जो है वो निर्विरोध जो है उनको जीत प्रदान की गई है। 2023 के चुनावों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा है। बीजेपी जो है कुल 12 सीटें यहाँ पर मिली हैं और एनडीडीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि नागालैंड के चुनाव इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है और ये उपलब्धि किसको मिली है? हेकानी जखालू। बहुत इम्पॉर्टेंट है। नागालैंड के अब तक के विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें सबसे पहले किसी महिला को विधायक के रूप में निर्वाचित किया गया है तो वो हेकानी जखालू हैं, ये आप याद रखेंगे। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो था दीमापुर 3 निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा और भी जो महिला प्रत्याशी हैं वो यहाँ से विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं। एक हैं आपकी सलहौत ओनुसो क्रूज और पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से इनको विधायक बनाया गया है। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो को 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराई गई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में नेफ्यू रियो हैं, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो टीआर जेलियांग हो गए और यानथुंगको पैटर्न, ये नागालैंड के उप मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, नागालैंड की विधानसभा अध्यक्ष यानी 14वीं जो नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सेरिंगेन लोंगकुमेर को चुना गया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को, एनडीडीपी जिसको बोल रहे थे। 25 सीटें इसको मिली हैं, कुल मतों का 32.22% इसको प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। 12वीं इसकी जो विधानसभा थी वो समाप्त हुई है। 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं और 13वीं विधानसभा में क्या क्या चीज़ें रही हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें उनको देख लेते हैं। त्रिपुरा विधानसभा में जो कुल सीटें हैं वो 60 हैं, ठीक है। और 60 में से 10 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी के लिए और 20 सीटें जो हैं एसटी के लिए आरक्षित हैं। त्रिपुरा की बात हो रही है। इसमें जो है परिणाम की बात करेंगे अगर, तो त्रिपुरा में बीजेपी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी इंडिजेंस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल मिलाकर के ये दोनों जो संयुक्त रूप से 33 सीटें जीतने में सफल रहे हैं। भाजपा नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो त्रिपुरा के सीएम जो हैं मणिक साहा हैं और यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं विश्वबंधु सेन, ठीक है। विश्वबंधु सेन जो हैं यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं 32 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में, याद रखेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है ये प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पर काम करती है और उनके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। वे 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पुलिस, जेल की व्यवस्था या जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए, ठीक है, ये जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इन्हीं 4 स्तंभों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई है। 2022 की रिपोर्ट जो है 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई है। ये अब तक की तीसरी रिपोर्ट है, यानी ये जो एडिशन जारी हुआ है 4 अप्रैल 2023 को, इसका जो तीसरा एडिशन है। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण अगर आपसे पूछा जाए तो 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक बड़े और मध्यम आकार के राज्य और दूसरे छोटे आकार के राज्य।
ठीक है। बड़े राज्यों की रैंकिंग में सबसे ऊपर आता है आपका कर्नाटक 6.38 अंकों के साथ में इसने सबसे पहली रैंक जो है प्राप्त की है, भारत का श्रेष्ठ राज्य बना है। और जबकि 3.78 अंकों के साथ में बड़े राज्यों में जो यूपी है ये अंतिम पायदान पर है, 18वीं रैंक पर है। यूपी का जो भी डाटा आता है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी का जो भी डेटा है उसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। छोटे राज्यों में सबसे श्रेष्ठ राज्य बना है सिक्किम 5.01 अंक के साथ में, और छोटे राज्यों में अंतिम पायदान पर कौन सा स्टेट है? गोवा है, ये 7वें पायदान पर है। यहां से देख सकते हैं आप इस रिपोर्ट के जो शीर्ष 3 राज्य हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, और अंतिम 3 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रैंक आप याद रखेंगे, यहां से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 18वीं रैंक है। अलग अलग जो कैटेगरी थी, जो स्तंभ मैंने आपको बताए थे, 4 पिलर्स पर काम करती है रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है। इसमें पुलिस की व्यवस्था देखी जाती है, जेल प्रणाली देखी जाती है, न्यायपालिका का सिस्टम देखा जाता है किस तरीके से काम कर रही है, कानूनी सहायता लोगों को मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, उस पर भी ये जो है काम करती है। तो अगर इन स्तंभों को देखा जाए, इन पिलर्स को देखा जाए, तो इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश की रैंक यहाँ पर हम विशेष रूप से देख रहे हैं क्योंकि यूपी का एग्जाम है। तो पुलिस प्रणाली में यूपी की जो रैंक है वो 15 है, ठीक है, सभी राज्यों में। जेल प्रणाली के मामले में यूपी 17वीं रैंक पर है, न्यायपालिका के मामले में यूपी 15वीं रैंक पर है, कानूनी सहायता के मामले में यूपी 18वीं रैंक पर, ठीक है। एमबी गंगा विलास जो है ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज जो है, इसको घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ये 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि कितने जल मार्ग हैं, तो यहाँ पर 111 जल मार्ग हैं जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में फैले हुए इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई जो है लगभग 20,275 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर देखेंगे 13 जनवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज जिसका नाम है एमबी गंगा विलास, इसको वाराणसी से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। आपसे पूछा जा सकता है इसको कहाँ से रवाना किया गया था? वाराणसी से। ये यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर के पूर्ण हुई। यानी ये कहाँ से चला है एमबी गंगा विलास? वाराणसी से चला है। और कहाँ पर जाकर के इसकी यात्रा पूर्ण हुई है? असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में। ये जो यात्रा रही कुल मिलाकर के 3200 किलोमीटर की यात्रा रही है। एमबी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अब मैंने आपको जब भूगोल पढ़ाया था तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको कवर करा दी हैं पहले ही। राष्ट्रीय जलमार्ग जो कितने हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग को मतलब किन किन क्षेत्रों के बीच में उसकी अवस्थिति है, या किस जलमार्ग को किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो जो एमबी गंगा विलास है इसकी जो क्रूज यात्रा थी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है हल्दिया से प्रयागराज का जो जलमार्ग है उसको। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से होकर के गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसको कहा जाता है? धुबरी से सदिया के बीच में जो जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये जो यात्रा रही थी एमबी गंगा विलास की, कुल मिलाकर के 27 नदी प्रणालियों से होकर के ये गुजरी है। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ये जो पूरी सर्विस है गंगा विलास क्रूज की, ये जो है किसके द्वारा संचालित की जा रही है? मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज के द्वारा। अब देखिए पूरी किताब को अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है, लेकिन मैंने पहले ही अंडरलाइन चीज़ों को कर रखा है ताकि आपको वही चीज़ें पता चलें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। एमबी गंगा विलास पोत की लंबाई कितनी है? 62.5 मीटर, और चौड़ाई इसकी 12.8 मीटर। ये चीज़ भी आपको यहाँ से याद रखनी है। अब इसके साथ साथ एमबी गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन हुआ ही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ साथ वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से लेकर के जून तक संचालित की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। केरल उच्च न्यायालय जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। अब भाषाओं की बात आती है तो आपको पता है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, जिनके नाम आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। जनरली आपने देखा होगा हाई कोर्ट्स की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो अंग्रेजी भाषा में होती हैं। जितने भी इसके ऑर्डर रिलीज किए जाते हैं, जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सब अंग्रेजी भाषा में आपको देखने को मिलती हैं। जितने भी आदेश आते हैं वो सारे आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, क्योंकि जितने भी निर्णय प्रकाशित होंगे तो वो आम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी प्रकाशित होंगे, जिससे कि हर व्यक्ति उनको आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश भारत के डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो भी निर्णय होते हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया है। अब यहाँ से देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रीय भाषाओं में जो भी अनुवाद होगा निर्णयों का, उनके लिए एक समिति जो गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है? अभय ओका, जो कि न्यायमूर्ति हैं। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बना था। तो केरल में ही जो है सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया गया। किस भाषा में प्रकाशित किया गया? मलयालम में, ये आप याद रखेंगे। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा ये जो है दोनों निर्णय दिए गए थे, जो कि मलयालम भाषा में प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, इन्हीं दो निर्णयों को सबसे पहले मलयालम लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया है, पब्लिश किया गया है। और ये दो निर्णय कौन कौन से थे जिनको क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है? एक वाहन क्रय ऋण, यानी जब भी वाहन खरीदते हैं उन वाहन खरीदने से जुड़ा हुआ जो लोन लिया जाता है या ऋण लिया जाता है उससे संबंधित निर्णय था एक तो, और दूसरा था आपका चेक डैम्स के निर्माण से संबंधित निर्णय। ये दोनों निर्णय ही मलयालम भाषा में प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। सबसे पहले जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324(2) के कार्य क्षेत्र के अधीन आती है। और मैं पॉलिटी आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसमें जितने भी आप इसमें देखेंगे ना, जितने भी फैक्ट इसमें आप देखेंगे, चाहे आप निर्वाचन आयुक्त ले लीजिए, ठीक है, और मतलब पॉलिटी या जो भी स्टैटिक जीके के पोर्शंस हैं वो मैं आपको मैक्सिमम पोर्शंस पूरे करा चुका हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है। देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है ना, तो वो करंट में क्या चल रहा है, अभी मुद्दा क्या चल रहा है, उसी से जोड़ करके आपसे चीज़ें स्टैटिक रूप में पूछ ली जाती हैं। क्योंकि अब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब निर्वाचन आयुक्त से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना अपने आप में बन जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 324(2) के अधीन। ठीक है, अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती रही है। ये अब तक का प्रोसेस है। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो यहाँ पर आप देखेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके नियुक्ति से जुड़ा हुआ एक निर्णय दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, यानी एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सहायता के लिए जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी उन्होंने कहा है कि पहले एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। तो इस 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन होगा? तो एक प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में जो भी विपक्ष का नेता होगा वो इसका सदस्य होगा, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार से 3 लोगों को मिला करके ये कमेटी बनेगी। अगर इन केस ऐसा होता है कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो उपस्थित नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो जो विपक्ष की पार्टी है उसमें उस मेन जो विपक्ष का नेता है उसको छोड़ करके अन्य जो पार्टी सबसे बड़ी होगी उसका जो नेता होगा उसको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की। ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ कौन सी थी जिसने यह निर्णय दिया था? ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 5 जजों की पीठ थी। उस 5 जजों की पीठ की जो अध्यक्षता की थी वो न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की थी, और बाकी के जो 4 अन्य न्यायाधीश थे वो थे आपके न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार।
आगे देखते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। इसको संक्षेप में कहा जाता है एसर या असर। इसका पूर्ण रूप है एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसी को एसर के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है और ये जो सर्वे किया जा रहा है ये 2005 से किया जा रहा है। 2005 से लगातार ये जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित हो रही है। इसके माध्यम से क्या जांच की जाती है, किस पर्पज से ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसके द्वारा ये जांच की जाती है कि जो भी रूरल इंडिया है उसके कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने और बुनियादी गणित करने में सक्षम है। मतलब जो आपकी बुनियादी शिक्षा होती है, सामान्य जो समझ होती है बच्चों की, वो विकसित हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो रिपोर्ट है अभी जो 2023 में जारी की गई है, 2022 के डाटा के साथ में, ये 18 जनवरी 2023 को जारी की गई थे। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट जो है 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ने और गणित हल करने की बुनियादी जो उनकी कैपेबिलिटी है उन पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गांवों को शामिल किया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो नामांकन दर है, एनरोलमेंट रेट है, वो विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है। ये आंकड़ा अगर 2018 में देखा जाए तो 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में अब ये 98.4% हो गया। 2022 का डाटा याद रखेंगे। ये डाटा किसका है? 98.4% किस चीज़ का डाटा है? ये नामांकन दर है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनकी नामांकन दर किसी भी विद्यालय में वो 98.4% के आसपास है 2022 के डेटा के अनुसार। 2022 में 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का जो आंकड़ा है वो गिर करके 2% हो गया। 2018 में ये डाटा था 4.1%। यहाँ पर नामांकन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अनामांकित, मतलब ऐसी लड़कियाँ, ऐसी बच्चियाँ जो कहीं पर भी नामांकित नहीं है, जहाँ जिनका कहीं पर भी जो कहीं पे भी किसी भी स्कूल में इनरोल नहीं है, वो सिर्फ 2% हैं अकॉर्डिंग टू 2022 डाटा। 2018 में ये जो डाटा था अनामांकन वाला, ये 4.1% था। ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए अनामांकन वाला तो ये 4% है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 15-16 वर्ष आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां अनामांकित थीं। 2018 में ये आंकड़ा 13.5% था। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि 2018 से लेकर के जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, अनामांकन का जो प्रतिशत है वो गिरा है और ये गिरना भी चाहिए। ठीक है, तो यानी यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूलों में इनरोल करा रहे हैं। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से ज़्यादा है। यानी 10% ऐसी लड़कियां जिनका कहीं पर भी कोई नामांकन नहीं है किसी विद्यालय में। ये 10% से अधिक जो डेटा है वो केवल 3 स्टेट्स में है। मध्य प्रदेश में 17%, उत्तर प्रदेश में 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2%। ये जो आयु वर्ग है, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, ये आयु वर्ग जो है ये 15 से 16 वर्ष का है। ठीक है, 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग का है। हुबली जंक्शन को विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन। ठीक है, तो ये जो है अब विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदल करके हुबली जंक्शन, इधर कहाँ चला गया, हुबली जंक्शन कर दिया गया। पहले ये हुबली जंक्शन था, अब इसको हुबली जंक्शन इसको जो है चेंज करके कर दिया गया है। सितंबर 2020 में फिर इसका नाम बदला गया, फिर इसको SSS हुबली जंक्शन किया गया। ये जो स्टेशन है ये दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है और हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है। हुबली कहाँ पे है? ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हुबली जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है उसको विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर, याद रखेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो था वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था। 1366.33 मीटर इसकी क्या थी? लंबाई थी। अब यहाँ पर जो आपको ये लिस्ट दिखाई दे रही है ये विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की लिस्ट है और यहाँ पर कितनी एक कह सकते हैं अच्छी चीज़ है कि टॉप
5 जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबे प्लेटफॉर्म है, उसमें से 4 जो है वो कहाँ हैं? भारत में है। पहला हुबली जंक्शन कर्नाटका में है, दूसरा गोरखपुर जंक्शन जो इससे पहले विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, यूपी में है। कोल्लम जंक्शन आपका केरल में है, खड़गपुर जंक्शन आपका वेस्ट बंगाल में है, और 5वां जो है आपका स्टेट स्ट्रीट सबवे, ठीक है, ये आपका अमेरिका के शिकागो शहर में है। विदिशा जिला जो है मध्य प्रदेश का, वो 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसको कहा जाता है एडीपी संक्षेप में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और ये जो है 112 आकांक्षी जिले इसमें जो है शामिल किए गए थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे। 8 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से थे? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। ये जो थे 112 टोटल आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे। और इसमें इन्हीं आकांक्षी जिलों में से जो विदिशा है, ये 5G टेक्नोलॉजी जो है लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर तैनात करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। कोल्लम जो है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। संविधान साक्षर जिला मतलब समझ रहे हैं? संविधान साक्षर जिला का मतलब है संविधान की जो मूलभूत जानकारियां हैं वो यहाँ पर सभी लोगों को बता दी गई हैं, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि कोल्लम जिला जो है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, संविधान की जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उनके बारे में जागरूक हैं, शिक्षित हैं। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है इसको। और ये घोषणा किसने करी है? केरल के सीएम पिनाराई विजयन, ठीक है, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, याद रखेंगे। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान, जिसका नाम है द सिटीजन 2022, उसी के परिणाम स्वरूप कोल्लम जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो है बताया गया है, लोगों को उन पर शिक्षित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया। मतलब ये जो पूरा एक मिशन मोड में काम चला था, लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए, लोगों को संविधान के बारे में शिक्षित करने के लिए 2000 से ज़्यादा ट्रेनर्स को इसमें शामिल किया गया, जिन्होंने लोगों को संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी दी। और इन प्रशिक्षकों को एक नाम दिया गया जिसे सीनेटर कहा गया, ठीक है। यानी जो ट्रेनर थे संविधान के बारे में, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दी, उनको सीनेटर का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र, यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट, एनर्जी के मामले में किसी दूसरे देश पर निर्भर न हो, ठीक है, पूरी तरीके से अपने देश पर ही निर्भर हो, इंडिपेंडेंट हो, तो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और नरेंद्र मोदी जी के अनुसार, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके अनुसार ये लक्ष्य हमको 2047 तक प्राप्त करना है। इसके साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य, यानी नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक उत्सर्जन है वो ना हो, 2070 तक जो हमें बिल्कुल जीरो लेवल पर पहुंच जाए, मतलब किसी भी प्रकार का कोई उत्सर्जन ना करें, इसका लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। इसका जो प्रारंभिक व्यय है इस मिशन का, वो 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक कुछ संभावित परिणामों की अपेक्षा की गई है, और उसमें से जो प्रमुख अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहला ये है कि प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता, कैपेसिटी हम अपने अंदर जो है विकसित करें। इसके अलावा वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी, जितनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वर्तमान में किया जा रहा है, तो उसमें हर साल के हिसाब से लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन जो है हम उत्सर्जन कम करते चले जाएं, ठीक है। ये जो है इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। बाकी इसमें से कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं नहीं। वायनाड जो है ये सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन चुका है, केरल का वायनाड जिला, ठीक है। अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन के द्वारा
संचालित किया गया था, जिसमें जो भी दस्तावेज होते हैं, लोगों के मूल दस्तावेज होते हैं, आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, आपकी बैंक पासबुक होगी, तो ये सारी जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उनको डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलाइजेशन उनका किया गया है। यहाँ पर जो बुनियादी दस्तावेजों की बात हो रही है उनमें आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गए, चुनाव पहचान पत्र हो गया, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो सभी को निश्चित रूप से, या हम कह सकते हैं आवश्यक रूप से, सभी को उनके डिजिटलाइजेशन किया गया है सभी दस्तावेजों का, यानी सभी लोगों तक इन दस्तावेजों की पहुंच सुनिश्चित की गई है। अब इसके बाद में आती है भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना जो है वो सरकार ने तैयार की है। ये जो रेलवे लाइन होगी कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL के तहत किया जा रहा है और वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना या नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों का निर्माण किया जाना शामिल है और संयुक्त रूप से इन सभी 38 सुरंगों की जो लंबाई है लगभग 119 किलोमीटर है। इसमें से सबसे लंबी सुरंग जो है वो T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। ये सुरंग जो है T49 ये कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग के रूप में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर जरूरी चीज़ है कि T49 एक ट्विन ट्यूब टनल है, ट्विन ट्यूब जो है सुरंग है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग की लंबाई 12.75 किलोमीटर है और एस्केप सुरंग की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। ये जो टनल है ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है और इसकी जो आकृति है, आकार है, जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है वो घोड़े की नाल के आकार की है। सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा जो है इस सुरंग का निर्माण किया गया है। तमिलनाडु जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों, जिसमें से पहला है आपका ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, इनको लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना जो है राज्य सरकार ने करी थी। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला स्टेट बना है। राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट 2022 के दौरान ये घोषणा करी गई थी। 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये 8 राष्ट्रीय मिशन हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक आपका राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 जो जलवायु से जुड़े हुए जो मिशन थे इनको किसमें शामिल किया गया है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में। इसके बाद में जो धर्मदम है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। ये कहाँ पर है? केरल के कन्नूर जिले में। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ से इनडायरेक्टली आपको एक चीज़ पता चल गई कि केरल में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने 140 हैं और धर्मदम जो है केरल का एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनाराई विजयन यानी केरल के जो वर्तमान CM हैं उनको विधायक के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो धर्मदम जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है। अब यहाँ से इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। ये देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। ठीक है,
एक जन संगठन जिसका नाम है पीपल मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसकी सहायता से बाकी के जो 63 वार्ड हैं वहाँ पर भी पुस्तकालय स्थापित करने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। यानी निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 63 वार्ड ऐसे थे जहाँ पर कोई पुस्तकालय नहीं था, जो अब पूरा कर लिया गया है। पुथुवायल नारायण यानी पीएन पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1996 में पीएन पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून, जो कि उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है, उसको वायना दिनम के रूप में घोषित किया था। वायना दिनम मतलब केरल की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको क्या कहा जाएगा, वायना दिनम, और वैसे इसका मतलब है रीडिंग डे, ठीक है, पढ़ने का दिन। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों से पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। इसमें 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती हैं। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र ये जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये जो है तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और किस तकनीक पर आधारित है, ये फाइटोरेट तकनीकी पर आधारित है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, प्रतिदिन 5 mld, mld मतलब मिलियन लीटर्स पर डे, ठीक है। वैज्ञानिक जलोपचार के लिए फाइटोरेट तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसको नीरी कहा जाता है, इन दोनों के द्वारा जो है इस तकनीकी का विकास किया गया है। किस तकनीकी का, फाइटोरेट तकनीकी का। फाइटोरेट तकनीकी जो है ये अपशिष्ट जल को, यानी जो बेकार पानी होता है उसके उपचार की, उसको शुद्ध करने की एक भरोसेमंद तकनीक के रूप में जानी जाती है। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, एशिया के सबसे बड़े संयंत्र का निर्माण तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है 564 मिलियन लीटर पर डे है, ठीक है। ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। यानी इस पूरे संयंत्र का नाम क्या है, ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र, और किस योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है, यमुना कार्य योजना 3 के तहत। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र जो है ये कहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया है, इसको देखते हैं। 11 जनवरी 2023 को TPREL यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई में एक आवासीय सोसाइटी जिसका नाम है विवेरिया कमोंडेनियम, इन दोनों के बीच में एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। ये समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आएंगी जो आपको सिर्फ उसकी आप हेडलाइन ही पढ़ लेंगे ना, वो भी आपके लिए काफ़ी होगी। तो ये जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है सर, ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये महाराष्ट्र के हिमायत नगर में, ठीक है। क्षमता इसकी कितनी है, 3.125 मेगावाट। इसमें जो सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है इसकी क्षमता यानी कैपेसिटी 3.125 मेगावाट है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है, TPREL की है। TPREL जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कमोंडेनियम घरेलू उपयोग के लिए कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी, ठीक है। तो इस सोसाइटी का नाम भी आपको याद रखना है, विवेरिया कमोंडेनियम। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है, ठीक है। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है और ये घोषणा केरल के CM पिनाराई विजयन के द्वारा की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। 2021 में त्रिशूर यानी जो केरल का एक जिला है वहां पर सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग लागू की गई थी, पूरी तरीके से उसको डिजिटल बैंकिंग से आच्छादित किया गया था। वर्तमान में केरल के जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी अकाउंट्स हैं, उनको डिजिटल बैंकिंग से आच्छादित कर दिया गया है। अब इसके बाद में आता है आपका स्मार्ट प्रोग्राम, स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट का विस्तारित रूप जो है वो क्या है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स।
2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम का जो है प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसको कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक, इन दोनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से स्मार्ट कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। NCISM और CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन प्रमुख संस्थानों के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। इसमें भारत के राज्य और जिलों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, इसके साथ मिलकर के सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च करी थी। 2017 में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य, इस नाम से रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के 3 आयामों पर राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। तो वे 3 आयाम कौन कौन से हैं जिनके आधार पर उनके परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है? तो पहला है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, दूसरा है रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, और तीसरा है अवसर, अपॉर्चुनिटी। इन 3 आधारों पर ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसको EAC कहा जाता है यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसके द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले, इस शीर्षक के साथ में, इस नाम के साथ में एक रिपोर्ट जारी की गई। ये जो है किसके द्वारा तैयार की गई है रिपोर्ट? ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और वॉशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, ठीक है, इनके द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, ठीक है। सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल ग्रीन है। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के कुल मिलाकर के 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। SPI में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों पर, 6 लेवल्स पर रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, ये 6 लेवल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं। अब जरूरी चीज़ें क्या हैं कि देश भर में सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसमें पुदुचेरी जो है उसको सर्वाधिक स्कोर प्राप्त हुआ है 65.99, और सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जो न्यूनतम लेवल पर है, न्यूनतम स्कोर प्राप्त हुआ है, वो झारखंड को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पुदुचेरी जो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर आपका पुदुचेरी है। और पुदुचेरी किस लेवल के अंतर्गत रखा गया है? इसको लेवल 1 के अंतर्गत देखा गया है, टायर 1 के अंतर्गत रखा गया है। स्तर 2 में अगर देखेंगे तो ये आप में ज़रूरी चीज़ें हैं नहीं। फिर स्तर 5 में देखेंगे तो स्तर 5 में थोड़ा सा आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो यूपी है वो स्तर 5 में है, और टोटल ओवरऑल इस पूरे इंडेक्स में यूपी की जो रैंकिंग है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स SPI में, तो वो यूपी की जो रैंकिंग है वो 31 है, और इसका जो स्कोर है वो 49.16 है, और यूपी का एग्ज़ाम है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि यूपी जो है कौन से स्तर के अंतर्गत आ रहा है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में, तो ये टियर 5 के अंतर्गत आ रहा है, स्तर 5 के अंतर्गत आता है। देश के कुल 58 जिले स्तर 1 यानी अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं स्तर 5 में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो स्तर 5 की जो कैटेगरी है वो क्या है? निम्न सामाजिक प्रगति, ठीक है, लो सोशल प्रोग्रेस। और स्तर 1 क्या है? जो सबसे बेस्ट है, अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति। तो अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में पुदुचेरी सबसे बेस्ट है, और यहाँ पर देखेंगे यूपी जो है अभी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। ठीक है, तो ये स्तर 5 में इसको रखा गया 31वीं रैंकिंग के साथ में, और इसका जो स्कोर है 49.16 है। देश में सर्वाधिक SPI स्कोर किसका रहा है? ये आइजोल का रहा है, जो मिजोरम की राजधानी है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने सबसे ज़्यादा स्कोर किसका बताया था? पुदुचेरी का बताया था, लेकिन वो स्टेट के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर अगर किसी स्थान विशेष के रिस्पेक्ट में बात करी जाए, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की जाए, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को सर्वाधिक SPI स्कोर मिला है 72.90।
बिहार के 27, यूपी के 14 जिले, स्तर 6 यानी स्तर 6 जो है बहुत नीचे है, सबसे नीचे है, अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति इस कैटेगरी में शामिल है। तो स्तर 6 जिसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति वाली कैटेगरी, इसमें यूपी के 14 जिले शामिल हैं, बिहार के 27 जिले शामिल हैं। नमामि गंगे पहल जो है इसको संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल चुकी है। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? ये एकीकृत संरक्षण मिशन है, इसको स्टार्ट किया गया था 2014 में, ठीक है। 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये योजना जो है 100% केंद्र सरकार के पैसे पर आधारित है, वित्त पर आधारित है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की जो अवधि थी वो जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी, लेकिन इसको और जो है बढ़ा दिया गया है। नमामि गंगे मिशन सेकंड इसको नाम दे दिया गया है, और ये मिशन जो है 2026 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। 2026 तक ये प्रभावी रहेगा। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार यानी नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में एक के रूप में इसको मान्यता दी है। ये घोषणा कहाँ पे हुई थी? मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक में, यानी COP 15 के भाग 2 के दौरान जो है इसकी घोषणा की गई थी। नमामि गंगे सहित कुल 10 ऐसी कार्यक्रम हैं, 10 ऐसी पहलें हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप कार्यक्रम से जुड़ी हुई पहल घोषित किया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि जो है वो 2021 से लेकर के 2030 तक जो है रखी गई है। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। गुजरात की 14वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो जो चुनाव हुए हैं 15वीं विधानसभा के लिए हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो यहाँ के जो चुनाव हुए हैं वो 14वीं विधानसभा के लिए हुए हैं। गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में चुनाव हुआ, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ था? 1 चरण में हुआ था। चुनाव परिणामों पर बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात में बात करते हैं, तो संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात में जो विधानसभा सीट हैं उनकी संख्या 182 है। 13 सीटें इसमें से एससी के लिए रिजर्व हैं, 27 सीटें इसमें से एसटी के लिए रिजर्व हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल जो मतदान हुआ था, जितने वोट पड़े थे वो 64.33% थे। परिणाम के अनुसार में सत्तारूढ़ जो वर्तमान में सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, राज्य विधानसभा में एक बार फिर से इसको बहुमत की प्राप्ति हुई। गुजरात में इन्होंने इलेक्शन जीता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की ये कौन सी जीत है? लगातार 7वीं बार बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। वर्ष 2022 में जो चुनाव हुआ था, कुल 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटों पर जीत मिली थी, और ये जो है गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी भी एक पार्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है और 5 सीटें जीतने में ये सफल भी हुए हैं। 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने जो है वो शपथ ग्रहण की है। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी जो हैं ये गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 182 सीटें थीं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटें 156 सीटें बीजेपी को मिली हैं, कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, एसपी को 1 सीट, और 3 जो प्रत्याशी थे वो निर्दलीय जो है यहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त करी है। चुनाव परिणाम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें 68 हैं, इसमें से 17 सीटें एससी के लिए हैं और 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है वो हुई है टोटल 75.6%, और अब तक अगर देखा जाए रिकॉर्ड उठा करके, तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में ये अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी बार हुई है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन, जिसका नाम है ताशीगंग, जो कि लाहौल और स्पीति जिले में है, यहाँ पर 100% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पे हुआ है? विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन ताशीगंग, यहाँ पर 100% जो है वोट डाले गए हैं। ताशीगंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता में वापसी हुई है। भाजपा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। 11 दिसंबर 2022 को नादौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको हिमाचल प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई है। और जबकि यहाँ पर जो डिप्टी सीएम बने हैं मुकेश अग्निहोत्री हैं। एक बार नज़र डालते हैं सीटों पर, तो यहाँ से देखेंगे कुल 68 सीटें हैं। 68 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 40 जीती, बीजेपी ने 25 जीती, 3 सीटें जो है निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। हिमालयी याक, इसको पालतू याक भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? बोस ग्रुनियस। अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला ये पशु है और इसमें इसकी कैटेगरी में जो है, अगर पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो बाइसन, भैंस और मवेशी भी जो है इसी कैटेगरी में आती हैं, जो वैज्ञानिक नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र में, तिब्बती पठार में, मंगोलिया, इन क्षेत्रों में जो है जो हिमालयी याक है वो पाया जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में हिमालयी याक पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में इनकी संख्या 58,000 है। यानी भारत में 58,000 याकों की संख्या जो है आंकी गई है। 2012 में आयोजित पिछली जो पशुधन गणना थी उससे लगभग ये जो संख्या है 58,000, ये लगभग 24.67% कम है। पहले संख्या ज़्यादा थी, धीरे धीरे हिमालयी याक जो है इसकी संख्या कम हो रही है और इसी की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको पालतू पशु के रूप में जो है, या इससे जो भी कह सकते हैं दुग्ध उत्पाद होते हैं या मांस के रूप में इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से कि लोग इनको ज़्यादातर या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको पालें, इसी वजह से इनको जो है खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको कहा जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, इसके वैज्ञानिक पैनल के द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ये जो सिफारिश थी कि याक को खाद्य पशु के रूप में शामिल किया जाए, ये सिफारिश किसने करी थी? पशुपालन और डेयरी विभाग ने, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, DASD के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। खाद्य पशु होते क्या हैं? बार बार आपको ये महसूस हो रहा होगा खाद्य पशु मतलब एक तो इनकी संख्या वैसे ही कम हो रही है, ऊपर से इनको खाद्य पशु का दर्जा दे दिया जाए तो लोग इनको खाने लग जाएंगे, इनकी मीट या मांस इसका खाने लग जाएंगे तो इनकी संख्या और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो फिर संख्या बढ़ाने पर कैसे काम किया जा रहा है? तो खाद्य पशु या फूड एनिमल वे हैं जिन्हें मनुष्यों के द्वारा पाला जाता है। आपकी जो भैंसें होती हैं ये भी खाद्य पशु में आती हैं, बकरी होती हैं ये भी खाद्य पशु में आती हैं, गायें होती हैं ये भी खाद्य पशु में आती हैं। खाद्य पशु मतलब इनसे हमें खाद्य पदार्थ भी तो मिल रहे हैं, दूध भी तो मिल रहा है, दही मिल रहा है, घी मिल रहा है। तो इस तरीके से खाद्य पशु फूड एनिमल वे हैं जिन्हें मनुष्यों के द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए जो चीज़ें हमको मिलती हैं उनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश में है और इसके द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्ष 2021 में FSSAI के समक्ष में एक जो है प्रस्ताव पेश किया गया था और इस संस्था ने वर्ष 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में एक समझौता भी किया था। प्रयागराज, आगरा, गाज़ियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है, आयुक्त प्रणाली जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। सबसे पहले जो पुलिस व्यवस्था है या पुलिस है, इसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है, ये 7वीं अनुसूची में आती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या होता है कि जो भी पावर्स होती हैं, पुलिसिंग व्यवस्था में जो भी पावर्स होती हैं, सामान्य रूप में आप किसी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, ज़िले में देखेंगे तो वो सारी पावर्स जिलाधिकारी और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारियां होती हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कह सकते हैं मतलब जिलाधिकारी के माध्यम से जो है उनका कार्यान्वयन या क्रियान्वयन होता है। और जब किसी भी ज़िले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी जाती है तो डायरेक्टली सारी पुलिसिंग पावर्स जो हैं वो कमिश्नर के पास होती हैं, उसमें डीएम भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कमिश्नर अपने विवेक के अनुसार जो कुछ भी डिसीजन लेना चाहता है तो उसके लिए उसको डीएम या जिलाधिकारी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो पूरी पावर्स दे दी जाती हैं कमिश्नर को, ठीक है। तो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हैं।
और रचित शर्मा को प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया है। प्रीतिंदर सिंह को आगरा का कमिश्नर, अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज ये तीनों ही बड़े ज़िले हैं और इनकी जो नगरीय जनसंख्या है 10 लाख से ज़्यादा है और इसी वजह से इन तीनों जनपदों को मेट्रोपॉलिटन एरिया भी घोषित किए जाने से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव जो है उसको स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी अब ये महानगर क्षेत्रों में जो है गिने जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। वे 7 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी और अभी 3 जिलों में और लागू कर दी गई है आपकी गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। इस तरीके से जो वर्तमान में जो कुल जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है लागू है वो 7 जिले हैं। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कैंपेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक महान सामंतवादी शासक थे और स्थानीय रूप से इन्हें ही क्या कहा जाता है? नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। इन्हें आधुनिक बेंगलोर यानी बेंगलोर जो है वर्तमान में उसका संस्थापक माना जाता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। ये जो प्रतिमा है ये बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में स्थित है, यानी जो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पर जो है श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये कांसे की प्रतिमा है, 108 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके शिल्पकार यानी किसने ये जो प्रतिमा है वो तैयार की है? रामवी सुतार के द्वारा ये प्रतिमा तैयार की गई है। उल्लेखनीय है कि सुतार ने गुजरात की जो सबसे ऊंची प्रतिमा थी, गुजरात में जो स्थापित वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसको भी किसने डिजाइन किया था? रामवी सुतार ने। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो कि लंदन में है वो उसमें शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली किसी भी शहर के संस्थापक की पहली सबसे ऊंची कांसे की प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। यानी किसी भी शहर के संस्थापक के नाम पर सबसे ऊंची प्रतिमा की अगर बात की जाए तो वो यही प्रतिमा है। इसके अलावा कुछ और भी प्रतिमाएं हैं, इनके साथ साथ उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक स्टैच्यू ऑफ बिलीव है, ये 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। इसका लोकार्पण किया गया, कहाँ पे किया गया? राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम का नाम दिया गया है। ऊंचाई इसकी 369 फीट है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को बैठा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, यही जो है ज़रूरी चीज़ें हैं, बाकी इसका वजन कितना है वो इतना नहीं पूछा जाता है। स्टैच्यू ऑफ पीस ये 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। ये किसकी प्रतिमा है? ये जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 151 फीट है। यह प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित है जिसमें तांबा जो है मुख्य रूप से शामिल किया गया है, तांबा मुख्य रूप से प्रयुक्त किया गया है। कहाँ पे है ये प्रतिमा? राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में इसकी स्थापना की गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित किया। ये किसकी प्रतिमा है? ये श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो 11वीं शताब्दी के एक महान संत थे। इसको हिंदी में समता मूर्ति कहा जाता है। ऊंचाई इसकी 216 फीट है। यह 5 प्रकार की धातुओं के संयोजन से बनाई गई है। वो 5 धातुएं कौन कौन सी हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और आपको पता होना चाहिए कि बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 302 फीट है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये जो है बैठी हुई पोजीशन में देखा जाए तो ये दूसरी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी आता है इसके बाद में 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जिले में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसको मर्यादा मूर्ति या स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का नाम दिया गया है। ये हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति इसको माना जा सकता है, मतलब उसी जैसी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ पीस ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये 4 फीट ऊंची है और शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। वजन इसका लगभग 600 किलोग्राम है। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रयागराज को घोषित किया गया है।
अब जो FSSAI है, ये सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। और ईट राइट इंडिया की जो टैग लाइन है वो है सही भोजन बेहतर जीवन। इसी आंदोलन के तहत प्रयागराज रेलवे स्टेशन को यूपी का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 7 नवंबर 2022 को। ठीक है, 7 नवंबर 2022 को। और इसको ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और एनसीआर का तीसरा रेलवे स्टेशन है। यूपी का पहला है और उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आधार पर अगर बात की जाए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जो पहले दो रेलवे स्टेशन है वो ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन है, जिनको इससे पहले ये प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन, जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है, इसको, और दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाणन दिया गया था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या हो चुकी है 5। ठीक है, यानी उत्तर मध्य रेलवे में जो कुल स्टेशन है जिनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है, उनकी संख्या 5 है। 3 दिसंबर 2019 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसको देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था। सबसे पहला ईट राइट स्टेशन आपका मुंबई सेंट्रल था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रयागराज को बनाया गया है। प्रयागराज किस जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशन ईट राइट स्टेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? तो 5 आते हैं। ठीक है, दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया था। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक, ये बहुत अच्छी योजना जो है मुझे पर्सनली लगी, खास करके किसानों की दृष्टि से। देखिए, पहले क्योंकि खेती के लिए अलग अलग प्रकार के जो उर्वरक हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे आप करते भी होंगे, यूरिया, डीएपी वगैरह। तो वो अलग अलग कंपनी के उर्वरक आते हैं, अलग अलग कंपनियां उन्हें तैयार करती हैं, तो सबको मिलाकर के अब क्या कर दिया गया है, एक ही नाम दे दिया गया है। यानी यूरिया भी भारत ब्रांड के साथ में बेचा जाएगा, भारत ब्रांड नाम से बेचा जाएगा। डीएपी भी, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है, वो भी जो है आपका भारत ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। इसके अलावा जो एनपीके उर्वरक होते हैं वो भी भारत ब्रांड नाम से बेचे जाएंगे। ठीक है, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक, पूरे देश के लिए उर्वरक की एक ही ब्रांड, ये जो योजना है इसका शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इसके तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और एक ही लोगो का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया है। पूरे के पूरे उर्वरक, यानी अब तक जितने भी उर्वरक आपने देखे होंगे, वो सारे उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे, जिसका नाम होगा भारत। ठीक है, यूरिया जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारी कंट्री में, खेतों में जो यूरिया हम यूज़ करते हैं, तो पूरे देश में जो भी यूरिया यूज होगा वो भारत ब्रांड के नाम से ही बेचा जाएगा। इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। यानी 1/3 स्थान पर जो कंपनी उसको तैयार कर रही है वो अपना लोगो लगा सकती है, ठीक है, अपना नाम लिख सकती है। जबकि 2/3 स्थान जो होगा उस पर एक ही ब्रांड का नाम होगा और वो ब्रांड होगी भारत। यूरिया हो गया या डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी जिसको कहते हैं ये हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जिसको एनपीके उर्वरक के नाम से जाना जाता है, ये हो गए। इन सभी के लिए एक ही ब्रांड का नाम यूज़ किया जाएगा। यानी यूरिया है तो उसको भारत यूरिया कह देंगे, डीएपी है तो उसको भारत डीएपी कह देंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास है तो उसको भारत एमओपी कह देंगे, और एनपीके उसको भारत एनपीके कह देंगे। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को देखते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलोर स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक 2016 से हर वर्ष जारी किया जा रहा है। ठीक है,
अब इस साल जो सूचकांक जारी हुआ है वो इसका 7th एडिशन है, 7वां संस्करण है। और इस 7वें संस्करण में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ राज्य किसको बनाया गया है? हरियाणा को। और छोटे राज्यों में सबसे श्रेष्ठ राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बड़े राज्यों में हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये 5 शीर्ष राज्य हैं। हरियाणा जो सबसे मतलब पहले नंबर पर है, उसका स्कोर भी अगर आप संभवतः हो सके तो याद कर लें, 0.6948 इसका स्कोर है हरियाणा का। सबसे छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष स्थान पे है, इसका स्कोर है 0.5715। नागालैंड ने समग्र स्कोर के साथ में अंतिम स्थान हासिल किया है, 10वां। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में आएगा यूपी। ठीक है, और यूपी ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 12वां स्थान हासिल किया है। और 2021 के पब्लिक अफेयर इंडेक्स में यूपी का स्थान 18वां था। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं। जो छोटी जलविद्युत परियोजनाएं हैं उनको 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है, सूक्ष्म, लघु और छोटी। सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाएं वे होती हैं जिनकी क्षमता 100 किलोवाट तक होती है। लघु के अंतर्गत वे आती हैं जो कि 2 मेगावाट से कम की क्षमता के साथ में जो है संचालित की जाती हैं। और छोटी जलविद्युत परियोजनाओं में वे परियोजनाएं आती हैं जो मिनिमम 2 मेगावाट से लेकर के मैक्सिमम 25 मेगावाट तक जो है क्षमता धारण करने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को वृहद परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये होगी एक बेसिक जानकारी। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। और वे 2 जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? एक है 48 मेगावाट की चांजू 3 पनबिजली परियोजना, और दूसरी है 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। ठीक है, अब चांजू 3 जलविद्युत परियोजना से जुड़े हुए कुछ जानकारी देखते हैं। ये परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दंतोई गांव के पास है। चंजू नाला पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ये परियोजना चांजू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। दूसरी है आपकी देवथल चांजू जलविद्युत परियोजना। ये जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण और संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अब भारत में जल विद्युत क्षमता से जुड़े हुए कुछ आंकड़े देखते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है 4,12,212 मेगावाट। इसमें जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों प्रकार की क्षमताएं शामिल हैं। इसमें छोटी जल विद्युत क्षमता जो है 4,943 मेगावाट, और जिसकी कुल विद्युत क्षमता यानी जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है उसका ये 1.2% है। और वृहद जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं ये कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 11.4% है। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। भारत औषध उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी मेडिसिन इंडस्ट्री है। किसके आधार पर? साइज के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर। और मूल्य के आधार पर देखा जाए, वैल्यू के आधार पर, टर्नओवर के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियां या दवाओं का भारत में कंट्रीब्यूशन 3.5% तक है। बल्क ड्रग्स जिनका नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बल्क ड्रग पार्क। ठीक है, तो बल्क ड्रग्स को सक्रिय औषध सामग्री भी कहा जाता है। यानी सक्रिय औषध सामग्री का मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको बल्क ड्रग कहा जाता है। ये दवाओं के प्रमुख घटक होते हैं जो इन्हें वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले में जंबूसर में रखी गई थी। 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो प्रदान करी थी। मोढेरा
पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। ये गुजरात के मेहसाणा जिले में है। यहाँ पर सूर्य मंदिर जो है, जैसे मोढेरा सूर्य मंदिर के लिए भी फेमस है, आपने जीके में पढ़ा होगा। ये मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। और ये जो सूर्य मंदिर है, इसके निर्माण की बात करें तो 1026-27 ईस्वी के आसपास चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। मोढेरा को मोढेरापुरा और मुंडेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम हो सकते हैं। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया था और इसी दौरे के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव इन्होंने घोषित किया था। मोढेरा सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया गया। ये मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी के द्वारा संचालित किया जाता है। याद रखेंगे। मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया है, जिस परियोजना के तहत मोढेरा में सौर ऊर्जा की सहायता से इसका जो पूरा सौरीकरण किया गया है, तो इसकी जो परियोजना थी वो क्या थी? सूर्य ग्राम परियोजना। ये पहला ऐसा गांव है मोढेरा जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत की पहली ग्रिड संबद्ध स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रह प्रणाली मोढेरा में स्थापित की गई है। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 2.0 अवार्ड, इनके बारे में बात करते हैं। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गांवों का सृजन करना था। खुले में शौच मुक्त गांवों का सृजन करना था। सुजलम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, क्योंकि इस दौरान घरेलू और सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढे जो थे उनका निर्माण किया जा चुका था। सुजलाम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलाम 2.0 को लॉन्च किया गया था। सुजलाम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित था। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022, सुजलाम 1.0 और सुजलाम 2.0, इन तीनों के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया था। और उनमें से कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान 2022 के अंतर्गत सबसे शीर्ष राज्य किसको बनाया गया है? कर्नाटका को। दूसरा स्थान बिहार का है, तीसरा लक्षद्वीप का है। सुजलाम के अंतर्गत शीर्ष राज्यों में आते हैं तो सुजलाम, क्योंकि 2 बार इसको अलग अलग अवधि में संचालित किया गया था। 1.0 की अवधि 2022 तक थी, फरवरी 2022 तक। उसके बाद में इसका दूसरा संस्करण जो है स्टार्ट किया गया। तो सुजलाम 1.0 में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ और 2.0 में कर्नाटका को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अब स्वच्छता के मानदंडों के अनुसार अगर देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे गंदला जल प्रबंधन, जो कि गंदा पानी होता है, उसके मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो हरियाणा को सबसे पहला स्थान मिला है। जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में कर्नाटक को पहला अवार्ड मिला है। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसके मामले में महाराष्ट्र को और तमिलनाडु को, यानी महाराष्ट्र पहले स्थान पर, तमिलनाडु सेकंड रैंक पर। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में गुजरात सबसे आगे है, सेकंड रैंक मिली है तमिलनाडु को।